जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शेप अप इंडिया पे। एंड जैसा कि अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आप लोग को पता होगा कि मैं अपने इस चैनल पे हेल्थ, फिटनेस, डाइट, सप्लीमेंट्स, जिम वर्कआउट, पावर लिफ्टिंग, इन सब से रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ। बट इसके साथ ही साथ एक जो पक्ष है मेरे वीडियो का, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक औषधियाँ एंड योग, इन सब के इम्पोर्टेंस से रिलेटेड भी होता है। सो आज इंटरनेशनल योगा दिवस या इंटरनेशनल योगा डे या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मैं आप लोग सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एंड आज मैं आप लोग कुछ ऐसे आसन बताऊंगा, कुछ ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जो कि आप सभी लोग, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, सभी लोग घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और इन आसनों को करने से आप लोगों को बहुत आराम भी मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोग को योगा दिवस के दिन या योग दिवस के दिन आप लोग कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि बताना चाहता हूँ इस योगा डे के दिन। एंड ये जो फैक्ट्स हैं इनको जान के आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि ये जो योग है ये कितनी एक अमूल्य संपत्ति है जो हम लोग को बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, जिसकी कदर शायद हम लोग इसीलिए नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ तो पता ही होगी कि जो योग दिवस है, इंटरनेशनल योगा डे, उसको हम लोग 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को ही क्यों मनाते हैं, आखिर ऐसा क्या है? सो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल थी 2014 के अंदर, उसके अंदर एक ये प्रस्ताव पास किया था कि हम लोगों को एक इंटरनेशनल योगा डे मनाना चाहिए, जिससे कि जो योग का प्रचार प्रसार है वो पूरी दुनिया में बढ़े, जिससे कि जो आजकल की बीमारियां जिस प्रकार से बढ़ रही हैं वो सब कम हो सके और हम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पूरी दुनिया एंड देश को आगे ले जा सके। तो मैं आप लोग ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव पे यूनाइटेड नेशन असेंबली के जो 177 देश थे, उन्होंने अपनी जो राजीनामा है वो दिया। एंड उसके बाद से ही हम लोग 21 जून के दिन इंटरनेशनल योगा डे या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाते हैं। अब 21 जून को ही क्यों? क्योंकि 21 जून को जो हमारा भारतवर्ष है, हमारे भारतवर्ष में होता है सबसे लंबा दिन। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली लगभग 14 घंटे का जो दिन होता है वो होता है, इसीलिए 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाते हैं। देखिए, मैं आप लोग ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो योगा है ये एक बहुत ही अमूल्य संपत्ति है। योगा से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि योगा एक ऐसा खजाना है जिसको भारतवर्ष ने जन्मा है एंड भारतवर्ष से ही फैलते ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सो आप लोगों को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौरव और प्राउड फील होना चाहिए कि योगा एक ऐसी अमूल्य संपत्ति भारतवर्ष से निकली है। एंड अभी आपने देखा कि बीते कुछ सालों में योगा की इंपॉर्टेंस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि पिछले सालों में कुछ ऐसे वायरसेस के कारण बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई थी। उन बीमारियों के कारण मजबूरन हमें अपने घर के लोगों से अलग रहना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी थी। एंड इस समय पे योगा ही एक ऐसा एकमात्र साधन था जिसको आप लोग अकेले बैठ के अपने आप को स्टेबल रख सकते थे एंड अपनी वो जो बीमारियां हैं उसको भी उससे काफ़ी सारे लोगों ने ख़त्म किया। इवन आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे कि जिसमें हॉस्पिटल्स में बैठ के डॉक्टर्स इवन सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अलग अलग तरीके के प्राणायाम करते रहिए, योग आसन करते रहिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे एंड आप लोग और ज़्यादा बीमार ना पड़ो। तो योगा करके ही काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जो बीमारियां हैं उसको ख़त्म किया है। एंड ये सब चीज़ें सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्रूव हो चुकी हैं, चाहे वो आयुष मंत्रालय हो, चाहे वो WHO हो, सभी लोगों ने योगा की जो इफेक्टिवनेस है उसको बहुत ही सराहा है। एंड देखिए, योगा के भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एंशियंट समय में देखोगे तो पिछले टाइम में जब योगा का नया जन्म हुआ था तो उस टाइम योगा या योग सिर्फ एक ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के नाम से जाना जाता था। एंड उस टाइम पे जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस यानी कि जो आप लोग की श्वास की प्रणाली है उस पर जितना ध्यान आप लोग एकाग्र करके अपनी सांसों को धीमे धीमे लेने को ही हम लोग प्राणायाम या योगा बोलते थे। बट अब जो मॉडर्न योगा है, जिसके जो जनक हैं वो महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, उनके हिसाब से और भी काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो योगा के अंदर आए हैं। एंड इसी वजह से आप लोग ये चीज़ समझनी चाहिए कि काफ़ी सारे लोगों ने योगा को अपनाया है, क्योंकि योग करने से आप लोग की बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो
हो गया, एंजाइटी हो गई। इसके साथ ही साथ जो PTSD एक चीज़ होती है जिसको हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, जैसे कि आप लोग किसी बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट से गुजरे हो या किसी बहुत ही भयंकर बीमारी से गुजरे हो, तो उसके बाद जो पोस्ट ट्रॉमेटिक जो ट्रॉमा होता है उससे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आप लोग चले जाते हो, तो उससे भी निकलने में योगा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। मैं आप लोग बता दूं कि ये सब चीज़ें बिल्कुल रिसर्च बेस्ड एंड रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि योग करने से आप लोग को माइग्रेन, योग करने से आप लोग की जो ब्लड सर्कुलेशन है, योग करने से आप लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत हद तक ठीक होता है एंड काफ़ी हद तक आपकी जो आर्थराइटिस प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। योगा करने से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंसिंग ये चीज़ें तो बढ़ती ही साथ ही साथ आपकी बॉडी की जो पोस्चर है वो भी बहुत अच्छा होता है। सो योगा के देखिए अगर मैं फ़ायदे गिनाने बैठूंगा तो पूरी की पूरी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, बट ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसको मुझे लगा कि आप लोग को बताना ज़रूरी है ताकि आप लोग का जो योगा में इंटरेस्ट है वो बढ़े एंड साथ ही साथ आप लोग जो योग की महिमा है, योग के जो इफ़ेक्ट्स हैं, योग के जो बेनिफिट्स हैं उसको आप लोग ईजिली जान सको। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे आयुर्वेदिक औषधियाँ एंड आयुर्वेदिक जो उपचार होते हैं उनके बारे में वीडियो बनाया है। मैं डेफिनेटली उन वीडियोज़ को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उनको भी जाके देख के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोग बताता हूँ कुछ ऐसे ईजी एंड कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट आसन और प्राणायाम जिनको आप लोग घर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग ईजिली कर सकते हो। तो देखिए कोई भी प्राणायाम या योगा करने से पहले आप लोग जो बेसिक वार्म अप होता है वो हर चीज़ में होता है, तो इसमें भी आप लोग जो बेसिक वार्म अप होता है वो कर सकते हो। जैसे कि गर्दन को लेफ्ट और राइट हिलाना, इसको सर्कुलर क्लॉकवाइज मोशन एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घुमाना, जिससे कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो खुल जाए एंड जो मसल स्टिफनेस है वो थोड़ी बहुत तक कम हो जाए। आप लोग शोल्डर्स को ऐसे ऐसे घुमा सकते हो एंड आप लोग हाथों को भी इस तरीके से कर सकते हो। ये सभी सूक्ष्म आसन में आते हैं एंड ये सभी योगा करने से पहले एक तरीके का वार्म अप हो जाता है आपकी बॉडी का। तो शोल्डर है उसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि हम लोग जिम में स्ट्रेच करते हैं वैसे ही आप लोग थोड़ा सा बेंड कर सकते हो। ये सब सूक्ष्म प्राणायाम में आ जाते हैं एंड प्राणायाम या आसन शुरू करने से पहले आप लोग को ये सब सूक्ष्म प्राणायाम ज़रूर करने चाहिए ताकि आपकी जो जॉइंट्स हैं, आपकी जो मसल्स हैं, उनकी जो स्टिफनेस है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए और प्राणायाम आसन करते टाइम आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी इंजरी या रुकावट या खेद ना हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को 5 ऐसे प्राणायाम बताऊँगा जो कि आप लोग ईजिली कहीं पे भी कर सकते हो और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसको कोई भी कर सकता है। इसको करने में किसी प्रकार का कोई भी ज़्यादा जोर नहीं लगता है एंड इससे आप लोग के जितने मैंने बेनिफिट्स अभी आप लोग पहले बताए उस सभी प्रकार के बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का जो प्राणायाम होगा वो होगा भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आप लोग सुखासन में या पालथी मार के ईजिली बैठ जाइए। उसके बाद कोई भी मुद्रा या तो ध्यान मुद्रा है, किसी प्रकार कोई मुद्रा आप लोग रख के अपने हाथों को अपने घुटने पर रख दीजिए और आप लोग को लंबी लंबी सांसें लेनी है इस भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान। तो सबसे पहले आप लोग को सांस अंदर भरनी है नाक से और फिर उसके बाद नाक से ही सांसों को छोड़ना है एंड इसी को हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। अभी मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। तो लगभग 3 से 4 सेकंड तक सांस आप लोग ने अंदर भरी और फिर उसको उससे आधे समय में आप लोग बाहर छोड़ना रहता है। जिस प्रकार से हम लोग ब्रीदिंग टेक्निक्स एक्सरसाइजेस के दौरान करते हैं जो कि हम लोग को एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा वेट और जो एंड्योरेंस है वो प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं। सो 3 से 4 सेकंड आप लोगों ने सांस को अंदर भरा और इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 2 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ दिया। अब इस प्राणायाम को आप लोग 5 से 10 मिनट और 15 मिनट तक कर सकते हो। इससे आप लोग की जो इससे आप लोग को माइग्रेन पेन, इससे आप लोग की जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी जब आप लोग थक जाते हो एंड साथ ही साथ आप लोग के लंग्स जो हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम को आप लोग ज़रूर अपनी जो डेली लाइफ है उसमें ऐड ऑन करें। इसके बाद जो एक और प्राणायाम आता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बहुत ही आसान तरीका है एंड इसको जैसे मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी कर सकता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में करना क्या है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, इजी आपको ऐसे हाथ देना है एंड अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखने के बाद 2 उंगलियों से अपने जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको दबाना है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर खींचना है। इसमें भी जितना लंबा आप लोग सांस अंदर खींच सकते हो उतनी लंबी सांस खींचोगे और उतने ही धीमे धीमे दूसरी
नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ोगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोग ने ये 2 उंगलियाँ लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबाया एंड राइट से आप लोग सांस अंदर भरोगे। सब आप लोगों ने सांस को रोके रखा एंड उसके बाद आप लोगों ने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को दबाया एंड लेफ्ट से आप लोग सांस को बाहर छोड़ दोगे। जितना धीमे धीमे आप लोग लिया उतनी धीमे धीमे आप लोग बाहर भी छोड़ोगे। एंड इसी तरीके से आप लोग फिर लेफ्ट से अंदर लोगे, फिर राइट से बाहर छोड़ोगे। तो ये होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या होता है, ये आप लोगों के लिए मेंटल स्ट्रेस एंड जो एंजाइटी के जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। साथ ही साथ माइग्रेन पेन में भी ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है। इसके अलावा सर्दी जुकाम खांसी इन सब में तो आप लोगों को ज़बरदस्त असर करता ही करता है। सो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप लोग 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक भी कर सकते हो। जो लोग नया शुरू कर रहे हैं वो लोग 10-10 मिनट करके 4 सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जिम में करते हैं। जो लोग थोड़े से पुराने हैं वो लोग इसका टाइम डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। इसको करने से आप लोग को जो मेंटल पीस होता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो इसको आप लोग ज़रूर ऐड करें अपने जो प्राणायाम जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर। इसके बाद जो तीसरा प्राणायाम है वो है कपाल भाती। कपाल भाती एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मैं बोलूँगा एक योग आसन या प्राणायाम है, जिसको हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कपाल भाती करने का जो तरीका है वो आप लोग देख सकते हो। सुखासन में बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा ले लीजिए, कोई भी मुद्रा ले लीजिए। उसके बाद आप लोग को सांस झटके से बाहर छोड़नी है और फिर अंदर भरनी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो मैंने सांस यहाँ पे अंदर भरी और फिर पेट में आपको सांस भरनी है एंड उसके बाद उसको झटके से बाहर छोड़ देना है। काफी सारे लोग इसमें उल्टा करने लगते हैं, सांस को अंदर भरते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को सांस बाहर छोड़नी है थोड़ा सा झटके से, मतलब बहुत ज़्यादा भी जोर नहीं लगाना है, लेकिन हाँ इजीली जैसे आप लोग देख सकते हो उस तरीके से आप लोग को पेट से मतलब अपने पेट को दबाना है, सांस को बाहर छोड़ना है। कि आपने सांस अंदर भरी, आपने छोड़ा, फिर सांस हल्की से अंदर भरी एंड इसी चीज़ को आप लोग लगातार 10 से 15 मिनट तक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो बहुत ही हद तक ठीक हो जाती है। इससे आपकी जो जिनको नोज़ में स्वेलिंग होती है वो भी बहुत हद तक अच्छी हो जाती है। एंड कपाल भाती करने से आप लोग के लगभग सारे के सारे रोग जो है उन पे ये बहुत ही ज़्यादा असर करता है। सो आप लोग इसको अपनी जो प्राणायाम का रूटीन है उसमें ज़रूर ऐड करें। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है वो है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में आप लोग को बेसिकली सांस को जितनी देर तक अंदर भरना है भर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग सांस भरोगे, जितनी आपकी क्षमता है उतनी क्षमता के हिसाब से आप लोग सांस पूरी भर लोगे और उसके बाद पूरी सांस जितनी आपने भरी है उसको पूरा का पूरा बाहर छोड़ दोगे अंत तक। आपने सांस को अंदर भर लिया एंड इसके बाद जो आपका जो पेट है उसको अंदर खींचोगे। जिस प्रकार से हम लोग वैक्यूम पोज करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, या जो आप लोग ने देखा होगा मेंस फिजिक कैटेगरी में हम लोग वैक्यूम पोज करते हैं, उसी प्रकार से आप लोग पेट को अंदर खींचोगे एंड वैक्यूम बनाओगे। और खींचने के बाद आप लोग अपने सर को नीचे कर लोगे एंड जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक इस पोज में होल्ड करने की कोशिश करोगे। अब ये जो प्राणायाम है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपकी जो पेट है उसकी जितनी भी समस्याएं होती हैं एंड आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो इसको भी आप लोग अपने जो मॉर्निंग प्राणायाम रूटीन है उसमें डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। सो इसके बाद हम लोग को भ्रामरी एंड उद्गीत प्राणायाम करना है। तो भ्रामरी और उद्गीत 2 प्राणायाम है, इन 2 प्राणायाम को हम लोग एक साथ करते हैं। ये एक बेसिकली ओम का उच्चारण करते हैं जिससे कि हम लोग के जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, हम लोग जो डिप्रेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, हम लोग का माइग्रेन, हम लोग की जो फोकस है, हम लोग की जो एक कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। एंड भ्रामरी उद्गीत जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो ज़रूर करना चाहिए, इससे आप लोग की स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सो भ्रामरी
भ्रामरी उद्गीत किस तरीके से करना है मैं आप लोग बता देता हूँ। भ्रामरी में हम लोग एक जैसे कि भ्रामरी आप लोग नाम से समझ सकते हो कि भौरा जैसे भ्रमण करता है तो भौरे की जैसे आवाज़ आती है, उसी तरीके से हम लोग को भी ओम का उच्चारण करना है, लेकिन अपना मुंह बंद रख के। मैं आप लोग दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग 3 उंगलियां अपनी आंखों पे रखोगे, आंखें बंद कर लोगे। जो ऊपर की पहली उंगली है वो माथे पे रखोगे, कान अंगूठे से बंद कर लोगे और उसके बाद सांस भर के हम लोग ओम का उच्चारण कर लेंगे मुंह बंद करके। तो इस तरीके से आप लोग को भ्रामरी प्राणायाम करना है। इसको आप लोग जितना लंबे समय तक करना चाहो उतना लंबे समय तक कर सकते हो। इससे आप लोग को बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है। एंड जो लोग खासकर जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनको बहुत ही ज़बरदस्त असर होता है। अब इसके बाद हम लोग को जब आप लोग इसको 3 से 4 बार कर लोगे लगभग 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद आप लोग उद्गीत प्राणायाम करोगे। उद्गीत प्राणायाम में भी आप लोग की आंखें बंद रहेंगी, हाथ घुटने पर रहेंगे ध्यान मुद्रा में, और आप लोग सांस भर के ओम का उच्चारण करते हो। इस तरीके से आप लोगों को उद्गीत प्राणायाम करना है। और उद्गीत अब भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करने से जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये मेंटल जो इलनेस होती है उसको दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसको आप लोग डेफिनेटली अपने प्राणायाम रूटीन में ऐड कर सकते हो। सो ये तो हो गया आपके 5 प्राणायाम। अब इन 5 प्राणायाम के अलावा आप लोग को मैं कुछ ऐसे आसन बताता हूँ जो कि करने से आप लोग की मसल स्टिफनेस, जो मसल पेन होता है आप लोग को, एंड जो जॉइंट पेन होता है उसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोग को आसन और प्राणायाम में थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। देखिए, प्राणायाम जो होता है वो मेनली फोकस होता है आपकी ब्रीदिंग पैटर्न्स पे, एंड जो आसन होते हैं उसमें आप लोग अपने शरीर को एक पर्टिकुलर पोज में या पर्टिकुलर पोजीशन में डाल के अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान लगाते हो। तो ये अंतर हो गया बेसिक प्राणायाम और आसन में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ आसन जो आप सभी लोगों को करने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप लोग अपने आप को हेल्दी देखना चाहते हो तो सबसे पहले आसन का नाम है मंडूक आसन। अब मंडूक आसन करने के लिए आप लोग को पैर पीछे करके इस प्रकार से कुछ बैठ जाना है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग ने वाही प्राणायाम में किया था कि अपनी सांस को अंदर भरना है, फिर पूरी सांस बाहर छोड़ के एक वैक्यूम पोज करना है फिर से, यानी कि पेट को अंदर खींचना है और अपने जो दोनों हाथों की हथेलियां हैं उसको एक के ऊपर एक रख के आपको आगे झुक जाना है। अब ये जो आसन है ये आपकी डायबिटीज के लिए, आपके डाइजेशन के लिए और जितने भी पेट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हो। मैं आप लोगों को साइड पोज भी दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आप लोग कुछ बैठना है, पैर ऐसे रहेंगे, इस प्रकार से ऊपर नहीं रहेंगे, नीचे की साइड पैर रहेंगे। इजीली आप लोग बैठ जाओगे, सांस भरोगे अंदर और फिर सांस छोड़ के सक्शन पोज क्रिएट करोगे, यानी कि पेट को अंदर खींचोगे और दोनों हाथ की हथेलियां एक के ऊपर एक रख के आगे झुक जाओगे। अब इस पोजीशन में आप लोग धीमे धीमे बिल्कुल ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे कि जितना धीमे आप लोग सांस ले सकते हो लो, और साथ ही साथ आप लोग जितनी देर तक इस पोजीशन में रुक सकते हो उस पोजीशन में आप लोग को रुकना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मंडूक आसन करोगे। ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस आसन करने से आपकी जो पेनक्रियाज है उससे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। तो आप लोग जो लोग भी डायबिटिक पेशेंट हो वो लोग तो ज़रूर इस आसन को करें। दूसरा जो आसन है वो है वक्र आसन। अब ये वक्र आसन थोड़ा सा कठिन हो सकता है जो लोग भी थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है उनके लिए, बट मैं उनके लिए एक ईजी अल्टरनेटिव भी आप लोग को बता देना चाहता हूँ। सो वक्र आसन करने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, दोनों पैर सामने खोल के बैठ जाने हैं इस प्रकार से, और इसके बाद आप लोग एक पैर को इधर मोड़ लोगे, एंड जिस पैर को आपने ऊपर मोड़ा है उसके अपोजिट वाला जो हाथ है उसको अपने जो नीज है उसके दूसरी साइड से लाके जो आपका जो पैर सीधा है उसकी नीज को पकड़ के आप लोग पीछे की साइड देखो।
इस तरीके से स्ट्रेच करना है जितना आप लोग स्ट्रेच कर सकते हो। अब इस पोजीशन में या इस आसन में आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो हाथ है वो इसको ज़रूर पकड़े। एंड काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये हाथ नहीं पहुंचता है या इसके पार करके ऐसे ही रह जाते हैं या पेट थोड़ा सा बाहर इनका रहता है, वो प्रॉब्लम होती है। तो उसका ईजी अल्टरनेटिव मैं आप लोग अभी बताऊंगा। बट अभी ये जो वक्र आसन है इसको करने के लिए आप लोग ऐसे पकड़ोगे एंड पीछे के साइड जितना देख सकते हो देखोगे। अब इससे आपकी जो लोअर बैक पेन है उसमें बहुत ही अच्छा आराम मिलता है आप लोग को। आपकी जो स्पाइन है उसकी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो इससे आपको पोस्चर बहुत ही ईजी हो जाता है। अब जो लोग इसको नहीं कर सकते उनको क्या करना है, जो पैर है उसको ऐसे ईजिली मोड़ लेना है एंड जो दूसरा वाला पैर है उसको सीधे रख के ईजिली आप लोग हाथ से अपने पंजे को इस तरीके से पकड़ लोगे एंड दोबारा से पीछे देखोगे। तो ये भी कुछ उस प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा आसान है। जैसे मैंने आप लोग बताया कि आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है एंड लोअर बैक पेन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसके बाद एक और आसन आता है जिसका नाम है भुजंग आसन। अब भुजंग आसन आपकी जो लोअर बैक पेन है, जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे आपकी जो लोअर बैक है उसकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। देखिए नॉर्मल डे टू डे काम में हम लोग को आगे झुकना, जिसको हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग बोलते हैं, वो बहुत ही आसान होता है क्योंकि पीछे झुक के कोई काम नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग भुजंग आसन करते हैं जिससे कि हम लोग के जो लोअर बैक का पेन है, जो कमर दर्द है, वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। अब इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग को अपने मैट पे इस प्रकार से लेट जाना है, अपने पैर जो एरिया उनको बिल्कुल सीधे कर लेना है और इसके बाद आप लोग हाथों को अपने जो चेस्ट है उसके बगल में रख के ऊपर साइड स्ट्रेच करना है, जिसको हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपकी जो स्पाइन है, लोअर स्पाइन है, उस पर थोड़ा सा स्ट्रेच आप लोगों को महसूस होगा और आपकी जो कमर दर्द है, जो लोअर बैक पेन है, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त होता है। देखिए ये चीज़ मैं जिम में भी करता हूँ। जिम में आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को ये करते हुए देखा होगा क्योंकि हम लोग हैवी डेडलिफ्ट करते हैं, हम लोग हैवी वर्कआउट करते हैं, तो उसमें बैक स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए ये आसन कराया जाता है। तो इसको आप लोग कर सकते हो इस प्रकार से, सांस भरते अंदर ऊपर जाओगे, इस तरीके से नीचे आओगे। देखिए आसन करते टाइम आप लोग अपनी ब्रीदिंग पैटर्न का खास ध्यान रखोगे, धीमे धीमे सांसें लोगे और आसन को जितना लंबे समय तक हो सके उतना लंबे समय तक परफॉर्म करोगे। सो ये कुछ बेसिक प्राणायाम, 5 प्राणायाम मैंने बताया है, आप लोग को बेसिक 3 से 4 जो आसन है वो बताए हैं। केवल इन्हीं को अगर आप लोग अपनी डेली रूटीन में फॉलो करते हो तो आप लोग की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो इसीलिए आज योगा दिवस के दिन मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन का थोड़ा सा समय योग प्राणायाम को ज़रूर दें ताकि आप लोग एक लंबी और स्वस्थ आयु जी सकें। योगा दिवस की दोबारा से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को और भी किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए हो तो, और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट कीजिएगा लाइक करके। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।